हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, 2 दिन से हमने वीडियो अभी अपलोड नहीं करी है, तो 2 दिन के बाद थोड़ा मैं बिज़ी था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए आज जो है 16th मॉडल पेपर को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है ना, डिटेल में इसको समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको हल्के में ना लें और मैं विजुअल्स के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और आपके जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको आएंगे, वैसे तो स्लाइड में लिखा ही होगा, लेकिन आपको पहले से अगर आप जानते हैं तो आप काउंटिंग कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए जो है आप लास्ट में कमेंट करके मुझे अपने आंसर्स भी बताएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। बिना समय को ख़राब करे ही चलते हैं। आज जिन पॉइंट पर लेक्चर डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वो हैं फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, नेशनल फ्रूट एंड एगारिकस जीनस, अटसाली क्रॉप ऑफ शुगर केन, फर्टिलाइजर, निकोटिन एंड ऑल दैट पॉइंट्स, टिक्का डिजीज़ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपसे जो क्वेश्चंस आज के लिए हैं, 2 क्वेश्चंस मैं पर डे आपको देता हूं, तो 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। ठीक है ना बॉस, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए। एपिडा एक एजेंसी है, एक संस्था है। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म आपको हमें बतानी है, और DDT फर्टिलाइज़र क्या है इसकी फुल फॉर्म भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बतानी है। ज़रूर बताइएगा, अपनी एक्टिवनेस को हमें शो करिए। ठीक है ना, ताकि मुझे भी लगे कि आप पढ़ रहे हैं। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में सीधे फर्स्ट स्लाइड जो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन से है कि खाद्यान्न उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो कौन सा स्थान है? क्या तीसरा होगा या दूसरा होगा? यहाँ पे राइट आंसर है सेकंड, दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, ये जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर डेटाबेस एक जो है संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर डेटाबेस। नेशनल हॉर्टिकल्चर डेटाबेस की एक रिपोर्ट 2015 एंड 16 में जो इन्होंने पब्लिश करी थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है अभी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है खाद्यान्न उत्पादन का पूरे विश्व में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और इंडिया जो है क्या करता है, एक ईयर के ड्यूरेशन में 90.2 मिलियन मीट्रिक टन का तो फ्रूट का प्रोडक्शन करता है, एंड 169.1 मिलियन मीट्रिक टन जो है वेजिटेबल का ही प्रोडक्शन पर ईयर करता है। ठीक है ना, तो आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए सेकंड। ओके, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि पत्ता गोभी का खाए जाने वाला भाग किससे बनता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ये होगा पत्तियों से। ठीक है ना, पत्ता गोभी का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका ओलेरेसिया। ठीक है ना, ब्रासिका ओलेरेसिया है इसका साइंटिफिक नेम। और जिसको जो खाते हैं ना, वो जो है एक वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स के नाम से इसको जानते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स जिसको खाया जाता है। और ये वाला पोर्शन है वेजिटेटिव बर्ड्स है, और ये किससे बनता है, ये बनता है आपकी लीव्स के थ्रू। ठीक है ना, लीव्स की रोलिंग के बाद जो है ये वेजिटेटिव बर्ड्स बनती है। ठीक है, और इसी को आप लोग खाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता। जितने भी आपने फर्टिलाइजर देखे होंगे उनमें आपने नाइट्रोजन यानी नत्रजन वगैरह को भी देखा होगा, एंड आपने क्लोरीन भी देखा होगा उसमें। फॉस्फोरस तो मेन कंपोनेंट होता है, लेकिन हाइड्रोजन का कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो भाई श्योर सी बात है कि हाइड्रोजन उसमें नहीं होगा, तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित फलों में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत माना जाता है वो है यहाँ पे मैंगो यानी आम। ठीक है ना, और मैंगो जो है विटामिन ए होता क्या है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी ये है, जो विटामिन ए है इसका साइंटिफिक नेम तो नहीं कहेंगे, केमिकल नेम है इसका, ये है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल साइंटिफिक इसका
केमिकल नेम है। और ये जो विटामिन ए क्यों आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ये आपके इम्यून सिस्टम, जो भी प्रतिरक्षा तंत्र है आपकी बॉडी का, जो डिजीज़ से आपको प्रोटेक्ट करता है, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है ना। आपकी इम्यून जो सिस्टम है उसको मजबूत बनाता है, ताकि आपको कोई भी डिजीज़ वगैरह आप उसकी चपेट में आप ना आ पाओ। इसलिए मैंगो जो है खाया जाता है। मैंगो में विटामिन ए है, और विटामिन ए क्या करता है, इम्यून बूस्टिंग सिस्टम, यानी इम्यून बूस्टिंग ये एक न्यूट्रिएंट्स है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित फलों में से कौन सा त्रिफला बनाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। यदि आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज़ यूज्ड इन त्रिफला मेकिंग, तो जो त्रिफला है, त्रिफला एक जो है मिक्सचर है, मिक्सचर ये कहें कि कॉम्बिनेशन है 3 फ्रूट का। ट्राई का मतलब होता है 3, फ्ला का मतलब समझ लीजिए आप फ्रूट, ठीक है ना। तो त्रिफला जो है एक पूरा जो है मिक्सचर है, ठीक है ना। एक कंपाउंड है, और एक कंपाउंड किस चीज़ का है, 3 फ्रूट्स का है, ठीक है ना। और उन 3 फ्रूट्स में जो आता है एक, वो है आपका आंवला, ठीक है ना, आंवला। तो और यहाँ पे जो आंवला है उसको जाना जाता है एक नाम से, और उसका नाम है आमलकी, ठीक है ना। आमलकी एक फ्रूट, इसमें आमलकी हो गया। दूसरा है विभीतकी, विभीतकी, ठीक है ना। और जो थर्ड फ्रूट है वो है आपका हरितकी। तो इन 3 फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन से ही आपका बनता है क्या, त्रिफला। और त्रिफला क्या है, त्रिफला एक फ्रूट का कॉम्बिनेशन है, और इसकी जो है क्वालिटी क्या है, क्या एबिलिटी है इसकी, ठीक है ना। तो ये जो है एक ऑटो नहीं यार, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, ठीक है ना। सूजन वगैरह नहीं होने देता है, इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन है, सूजन अगर आ गई है इसको कम करेगा, ठीक है ना। एंटी इन्फ्लेमेशन, और साथ ही एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल की इसमें क्वालिटी होती है, ठीक है ना। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी जो है क्वालिटी है, ठीक है ना। और इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, किस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाय द वे आपको फटीग हो रही है किसी वजह से, तो फटीग में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आपको गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम आ रही है, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस आपको हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज़, यदि जो है इम्यून सिस्टम को आपका वीक इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है आपके सामने मैंगो है। कई लोगों के मुंह में बिल्कुल पानी आ गया होगा, इस सीज़न में तो बहुत आम खाए होंगे आपने, है ना। क्यों, मार्केट में भी थे, अच्छे थे, ठीक है। तो जो नेशनल फ्रूट है ऑफ इंडिया वो है मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम है क्या, मैंजीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना। और मैंजी जो है, मैंजी एक संस्कृत का शब्द है, मंजीरी, ठीक है ना। मंजीरी से ये मैंजीफेरा नाम ओरिजिनेट हुआ है। एंड जो इंडिया है, इंडिका है, वो इंडिया से प्रपोज हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इंडिका जो है इंडिया से है, एंड जो मैंजीफेरा है वो मंजीरी, जो संस्कृत का एक वर्ड है, उससे लिया गया है। ओके, और जो है बॉस, और यहाँ पे क्या बताना आपको ज़रूरी है कि जो फैमिली है इसकी मैंगो की, वो है एनाकॉर्डिएसी फैमिली से बिलोंग करता है आपका मैंगो, ठीक है। और विटामिन इसमें जो है भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि जो द मोस्ट पोटेंट फंगल बैक्टीरिया बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजन इज, जो मृदोत्पादक रोग जनकों के जैविक नियंत्रण हेतु मुख्य प्रभावकारी विरोधी सूक्ष्मजीव कवक का नाम क्या है, आपको बताना है उसका नाम क्या है। सबसे पहले आपको जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो बायो कंट्रोल है ना, बायो कंट्रोल होता क्या है, ठीक है ना। बायो कंट्रोल का मीनिंग क्या है, तो बायो कंट्रोल एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि जो प्लांट में लगने वाले जो भी इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, एंड जो भी माइट्स हैं, वीड्स हैं, इनका कंट्रोल आप किसके थ्रू करो, किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू करो, किसी एनिमल के थ्रू करो, ठीक है ना। जब आप इन सारे फैक्टर जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, माइट्स एंड वीड, इसका कंट्रोल करने के लिए किसी एनिमल की हेल्प लेते हैं, उसकी वजह से इसको कंट्रोल करते हैं, तो उसको कहा जाता है बायो कंट्रोल। ओके, बायो कंट्रोल में मेनली जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है, एक फंगस का यूज़ होता है, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बेसिकली एक जीनस का नाम है, और इस ट्राइकोडर्मा की वेरियस स्पीसीज़ हैं, 3 स्पीसीज़ हैं इसकी मेनली। एक तो है ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम,
ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम, और फिर है ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, ठीक है, और फिर है ट्राइकोडर्मा विरिडी, VIRIDE, विरिडी, ठीक है ना। तो 3 स्पीसीज हैं, ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम एंड विरिडी, ठीक है ना। और जो मेनली यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है इसका, बायो कंट्रोल के रूप में, तो ट्राइकोडर्मा हर्जियनम का यूज़ होता है, ठीक है। इसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ट्राइकोडर्मा, ओके। सो नेक्स्ट में है कि बटन मशरूम निम्नलिखित वंश वर्ग के होते हैं। बटन मशरूम जो है ये होते हैं एक जो किस वंश, ये जो है एगारिकस जो जीनस है उसके जो है मेंबर्स होते हैं एगारिकस जीनस के, ठीक है ना। और एगारिकस जीनस के अंतर्गत जितने भी अब जो मशरूम होंगे ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो पॉइजनस होते हैं जिनको खा के आदमी सीधे स्वर्ग सिधार सकता है, ठीक है, और दूसरे होते हैं जो एडिबल होते हैं जिनको आप खा सकते हैं। तो इस एगारिकस के अंतर्गत ये दोनों पॉइजनस एंड एडिबल हैं, ठीक है ना। एडिबल में आपने देखा होगा कि एक जो है इस टाइप के मशरूम होते हैं, ये एकदम बटन के शेप के हैं, इनको बटन मशरूम कहा जाता है, ठीक है। और साइंटिफिक नेम यदि मैं आपको बताऊँ तो इसका नाम है एगारिकस बिस्पोरस, BISPOROUS, एगारिकस बिस्पोरस इसका साइंटिफिक नेम है। और साथ ही एक दूसरा होता है ना छतरी टाइप का दूसरा मशरूम होता है इस टाइप से, वो होता है कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो है एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, इसका नाम है एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस। तो दोनों जो मशरूम हैं वो इसी जीनस के अंदर आते हैं, ठीक है, ओके। चल भाई हट भी जा। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि 2 मुख्य फसलों के मध्य कम अवधि में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर है कैच क्रॉप्स, ठीक है। कैच क्रॉप होती है एक जो फास्ट ग्रोइंग, यानी बहुत जल्दी ये बढ़ती है, फास्ट ग्रोइंग ये क्रॉप्स हैं, ठीक है ना। और जो है ये जो क्रॉप्स है ना, कैश क्रॉप, ये 2 मेन क्रॉप, फॉर एग्जांपल कोई एक क्रॉप है जिसको आप मेनली कल्टीवेट करते हो, और सेकंड क्रॉप, इन दोनों क्रॉप के बीच में इसको जो है कल्टीवेट किया जाता है। 2 मेन क्रॉप के बीच में यदि आप किसी फास्ट ग्रोइंग क्रॉप का प्रोडक्शन करोगे तो उसे कहा जाएगा कैच क्रॉप्स। और कैच क्रॉप का यूज़, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हो आप 2 क्रॉप्स के बीच में एक कैच क्रॉप्स को। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो प्लांट है ना आपका, प्लांट नहीं, जो आपकी लैंड है, लैंड का आप पूरा यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एक लैंड का पूरा यूज़ करने के लिए, उसका कंप्लीट यूज़ करने के लिए आप कैच क्रॉप्स का जो मेथड है उसको चुनते हैं। और इसके साथ ही जो क्या करते हैं आप, एक तो कंप्लीट लैंड का हो गया, और सेकंड है कि जो लॉस कभी कभी होता है ना कि मेन क्रॉप्स का लॉस हो जाता है। अगर दोनों मेन क्रॉप अगर नहीं प्रोडक्शन अगर नहीं हो पाया तो फिर किसान बहुत लॉस में चला जाता है। इसीलिए आप कैच क्रॉप को लगाते हैं, ताकि जो है यदि मेन क्रॉप अगर डिस्ट्रॉय हो भी जाती हैं तो कैच क्रॉप जो है, जो भी नुकसान है, जो भी हार्म हुआ है आपका, उसको कवर अप कर लेगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये 2 इसके ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि गन्ने की अधसाली फसल की अवधि होती है, तो कितनी होती है अधसाली फसल। अधसाली कोई फसल मेनली जो है, ये किसी फसल का नाम नहीं है, अधसाली एक सीज़न है, ठीक है ना। और ये जो सीज़न है, 3 टाइप के सीजन्स होते हैं गन्ने के कल्टीवेशन के, और वो 3 टाइप के सीजन्स हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका यहाँ पे फर्स्ट सीज़न है, ये है आपका अधसाली सीज़न, ठीक है ना, अधसाली सीज़न। और अधसाली सीज़न जो टाइम पीरियड होता है, ये होता है जून एंड जुलाई में गन्ने को बोया जाता है, ठीक है ना। जून एंड जुलाई में जो भी कल्टीवेशन किया जाता है इसका, शुगर केन का, वो अधसाली क्रॉप के अंतर्गत आता है। दूसरी क्रॉप जो आप बोते हैं उसका नाम है प्री सीज़न, ठीक है ना। और प्री सीज़न की जो क्रॉप है वो आप अक्टूबर एंड नवंबर में उसको कल्टीवेट करते हैं। एंड जो थर्ड क्रॉप है उसका नाम है शुरू, ठीक है ना, SURU, शुरू। और इसकी जो है कल्टीवेशन आप कब करते हैं, ये करते हैं आप जनवरी में, ठीक है ना, जनवरी में। तो 3 सीज़न सही हैं। तो अधसाली जो सीज़न है उसकी क्रॉपिंग होती है कब, जून एंड जुलाई में। और ये जो क्रॉप है ये मेनली जो फील्ड में रहती है, ये 15 to 18 मंथ तक जो है फील्ड में रहती है, ठीक है ना।
और जो है ये जो 3 टाइप्स की क्रॉपिंग, जो 3 टाइप के 3 सीजन्स में हम क्रॉपिंग कर रहे हैं, इसकी जो कल्टीवेशन हम कर रहे हैं शुगर केन का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी शुगर केन इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे भी शुगर केन से क्या बनाई जाती है, चीनी, उनको जो है प्रॉपर यानी हर समय उनको गन्ना उपलब्ध रहे, इसलिए जो है 3 सीजन्स में, पूरे ईयर के 3 सीजन्स में जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो 3 सीजन्स हैं, अतसाली, प्री सीजन एंड शुरू। और ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि शुगर जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको शुगर की कंटिन्यू सप्लाई आप उनको देते रहे, ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है कि जो लाल सड़न रोग है यानी रेड रॉट डिजीज़ है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, किसमें होती है ये? तो राइट आंसर यहाँ पे है गन्ना, जिसको शुगर के नाम से आप जाने जाते हैं। और ये जो है वेरी, आप कह सकते हैं इसको वेरी सीरियस डिजीज़ है ये गन्ने में होने वाली, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या है? ये जो है रेडनिंग ऑफ द जो इंटरनोड टिश्यूज़ हैं, ये इंटरनोड टिश्यूज़ हैं, इनके बीच में रेडनिंग आ जाती है, इस टाइप का जो है लाल कलर यहाँ पे जो है ओरिजिनेट हो जाता है इस डिज़ीज़ की वजह से, रेड रॉट डिजीज़ की वजह से, ठीक है। और इसका पैथोजन क्या है, किसकी वजह से होता है? तो ये मेनली जो है फंगस डिजीज़ है, एक फंगस की वजह से ये होती है। और उस फंगस का नाम है, ध्यान में रखिएगा, ग्लोमेरेला टुक्कुमेंसिस, TUCU टुक्कू MANSIS, ग्लोमेरुला टुक्कुमेंसिस की वजह से ये डिज़ीज़ होती है शुगर केन में, और इससे बहुत ज़्यादा हानि जो है शुगर केन कल्टीवेटर्स को हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो एक और जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, वो है आपके मैग्नीशियम, ठीक है। ओके, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको कि माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सल्फर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ जो है इनिशियल दे रखे हैं फर्टिलाइज़र के आपको, इनका कंप्लीट नाम यदि आप जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस में सल्फ़र है या नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट में हम DAP, यानी ये वाला DAP कहाँ है यार, ये DAP की फुल फॉर्म देख रहे हैं, तो इसका नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या यहाँ पे आपको सल्फ़र का नाम आया? नहीं आया, ध्यान रखिएगा इनकी जो फुल फॉर्म है। सेकंड है MAP, ये वाला, तो MAP की फुल फॉर्म है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। क्या इसमें सल्फ़र है? नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें सल्फ़र है क्या? नहीं है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है वो है TSP तो इसने दे ही नहीं रखा है, फिर भी हम बता देते हैं आपको, इसका नाम है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। क्या इसमें सल्फ़र है? नहीं है। तो लास्ट है सिंगल सल्फ़र फॉस्फेट। क्या इसमें जो है सल्फ़र है? सिंगल सुपर फॉस्फेट, क्या इसमें फॉस्फेट है? तो इसमें भी फॉस्फेट नहीं है, इसमें भी सल्फ़र नहीं है साहब। तो मेनली जो सल्फ़र यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो किस में होगा बताइए? यहाँ पे जो है ना तो DAP में सल्फ़र है, ना MAP, ना TSP, ना SSP है। और जो यूरिया है, यूरिया भी NH2CO NH2 है, तो यहाँ पे किसी भी कंपाउंड में सल्फ़र नहीं है यार। तो फिर क्या करेंगे? ये तो UK SSC ने कैसे पूछ दिया, इसमें तो सल्फ़र कहीं भी प्रेजेंट है ही नहीं इसके फुल फॉर्म में, यदि आप देखें, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको पेंडिंग में रखते हैं, और यदि आपको कहीं इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, ओके, कि किस में सल्फ़र प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी है, ठीक है ना। इसमें जो है सल्फ़र कहीं प्रेजेंट है ही नहीं, जितने भी दे रखे हैं वो सारे फॉस्फेट हैं, फॉस्फेट वाले फर्टिलाइज़र हैं, ठीक है ना। तो सल्फ़र इसमें कहीं है ही नहीं। ओके, तो आप मुझे कमेंट में करेंगे यदि आपको पता है, ठीक है। इसको पेंडिंग में रखते हैं। नेक्स्ट है कि गेहूं में सिंचाई की सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था क्या है? मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट इज, तो कौन सा है यहाँ पे? राइट आंसर है क्राउन रूट इनिशिएशन। ओके, शिखर जड़ प्रारंभ होना। देखो, क्राउन का मतलब होता है शीर्ष, ठीक है ना, क्राउन शिखर, ठीक है ना। क्या शिखर पे जड़ फूट सकती है क्या? कभी नहीं फूट सकती, ठीक है ना। इसका मतलब, इसका जो है राइट आंसर कुछ और ही है, ठीक है। ये जो है क्राउन रूट इनिशिएशन, देखिए आप, ये कोई ग्रामिनी फैमिली का एक प्लांट है, और इसमें ये एक मेन रूट है जिसके थ्रू जो है वेरियस अदर रूट्स जो हैं फैली हुई हैं। और ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे ये वाला जो यहाँ रीजन है, ये रूट से ऊपर और जो है ये ग्राउंड लेवल से नीचे, इसको कहा जाता है क्राउन रीजन। ओके, ये जो रीजन है वो कौन सा रीजन है?
ये है क्राउन रीजन, ठीक है ना। और क्राउन रीजन से जब होता क्या है, क्राउन रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ से जब थोड़ा प्लांट और जो है बड़ा हो जाता है तो वहाँ से कुछ रूट्स निकलने लगती है जो क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट देने का काम करती है, ठीक है ना। तो क्राउन रीजन्स में जब जड़ें फूटने लगती हैं, ठीक है, जो ग्रैमनी फैमिली का जो मेंबर है, कोई भी मेंबर आप गेहूँ ले लीजिए, तो क्राउन रीजन में जब आप ये इतना छोटा होगा कि क्राउन रीजन से जब यहाँ से जड़ फूटने शुरू हो जाती हैं तो उस टाइम ज़रूरी होता है कि प्लांट को जो है वाटर दी जाए, ठीक है ना, ताकि ये जो रूट्स हैं ये और ज़्यादा फैले यहाँ पे और प्लांट को ये सपोर्ट दें, ठीक है ना। तो जो मेन क्रिटिकल स्टेज है वो क्राउन रूट इनिशिएशन है। यदि आपने इस टाइम क्राउन रूट यानी जब क्राउन रीजन से रूट निकल रही थी उस टाइम यदि आपने प्लांट को वाटर सप्लाई नहीं किया, उसको पानी नहीं दिया, तो ये फिर प्लांट आगे अच्छी प्रोडक्शन आपको नहीं देगा, इसमें टिलर्स अच्छे प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है ना। और उसकी वजह से आपकी जो है यील्डिंग आपकी फिर कम होगी। इसीलिए भैया पानी इसको इस टाइम पे देना बहुत ज़रूरी है, यानी ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है जब आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, इसको पानी दे ही देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, रबी मक्का मुख्यतः उगाई जाती है। तो यहाँ पे एक क्या है यार, स्लाइड है, ये स्लाइड में आपसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि देयर आर 3 डिस्टिंक्ट सीजन। देखिए 3 डिस्टिंक्ट सीजन हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेज़ इन इंडिया। इंडिया में मेज़ के जो है 3 सीजन्स हैं जिनमें कल्टीवेट किया जाता है मेज़ को, तो वो है खरीफ एंड रबी। फर्स्ट में खरीफ एंड रबी, और जो खरीफ और रबी का जो कल्टीवेशन होता है ये पेनिनसुलर इंडिया, यानी जो हमारा ये दक्षिण भारत का रीजन है ना, ये वाला, इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर रीजन। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी लैंड जो 3 जगह से क्या हो, वाटर से घिरी हुई हो, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेनिनसुलर, ठीक है ना। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पे जो खरीफ एंड रबी मेज़ है, खरीफ और रबी के टाइम जो मेज़ कल्टीवेट की जाती है वो पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत में कल्टीवेट की जाती हैं, और बिहार में जो है इसका कल्टीवेशन होता है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि जो रबी मक्का है यानी जो रबी मेज़ है उसकी कल्टीवेशन इन स्टेट्स में से किस में होती है, तो बिहार में होती है। यहाँ पे दिखा रहे हैं एक पेनिनसुलर इंडिया और एक बिहार में इसकी कल्टीवेशन होती है, ठीक है। और एंड स्प्रिंग इन नॉर्थ इंडिया, और जो रबी है, रबी मेज इज ग्रोन ऑन एरिया, ठीक है ना। तो पेनिनसुलर इंडिया में रबी एंड खरीफ की हो रही है, ठीक है। एंड स्प्रिंग नॉर्थन इंडिया, और जो स्प्रिंग सीजन की होती है वो नॉर्दर्न इंडिया में होती है, स्प्रिंग सीजन में नॉर्दर्न इंडिया में। एंड रबी और जो खरीफ है इसकी जो है पेनिनसुलर एंड बिहार रीजन में जो है इसकी कल्टीवेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रबी की जो रबी मेज है उसका कल्टीवेशन कहाँ होगा, ये होगा पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में एंड बिहार में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये मेज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट में है कि ऑयल कंटेंट्स ऑफ, नहीं यार ये तो मैं सीधे स्लाइड पढ़ रहा हूँ, ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ऑयल परसेंटेज इन सोयाबीन इज, सोयाबीन में वाटर नहीं ऑयल का परसेंटेज कितना होता है, तो ये परसेंटेज होता है अप्रॉक्सीमेट 20%, ठीक है ना। ये 30 पे मैंने कर दिया, कोई नहीं 20 पे कर देते हैं, अपने हाथ की बात है, 20% होता है, ठीक है ना। ये जो सोयाबीन होगा, सोयाबीन जिसकी आप इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में तो इसको भट्ट कहते हैं भाई, आपकी लोकल लैंग्वेज में मुझे पता नहीं, आई डोंट नो कि आपकी लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। तो जो सोयाबीन है उसमें पूरे सीड में 20% उसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है ऑयल, ठीक है ना। ऑयल अकाउंट्स फॉर 18 to 20% ऑफ वेट ऑफ सोयाबीन सीड। जो सोयाबीन सीड है उसके वेट का 20 to 18% इसमें ऑयल प्रेजेंट होता है, विच इज़ लो रिलेटिव टू मोस्ट अदर ऑयल सीड क्रॉप्स। ये जो है बहुत ही कम है अदर ऑयल सीड क्रॉप्स के अपेक्षा, ठीक है ना। सीड ऑफ पीनट, जिसको अरैकस हाइपोजिया जो पीनट है ग्राउंड नट उसका साइंटिफिक नेम है, एंड जो अदर लेग्यूम्स फॉर एग्जांपल कंटेन अप्रॉक्सीमेटली, जो अदर्स ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनमें तकरीबन उनके वेट के 45% तक ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ये है ना आपका सोयाबीन, इसमें केवल 18 to 20% इसमें ऑयल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ठीक है ना। फ़ोन आपका है, MB आपकी है, चलते रहो। तो नेक्स्ट है कि निकोटीन इन टोबैको इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन, ये कौन से लीव्स में कहाँ से ये प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रूट से, ठीक है ना। अब रूट से भाई कैसे होगा, देखिए सबसे पहले एल्कलाइड्स। एल्कलाइड्स क्या होते हैं, एल्कलाइड्स को एक अदर नेम से आप जानते हैं, उसका नाम होता है बायो एक्टिव कंपोनेंट्स, यानी ऐसे कंपोनेंट जो आपको एक्टिव बना देते हैं, तो बायो एक्टिव कंपोनेंट्स इसको कहा जाता है। एंड जो साइंटिफिक इसकी जो केमिकल लैंग्वेज है वो है एल्कलाइड्स। तो एल्कलाइड्स आर मोस्ट कंपाउंड्स फाउंड इन निकोटियाना, जो निकोटियाना टोबैकम तंबाकू का साइंटिफिक नेम है, उसमें उसके जो है मेन कंपाउंड्स है ये, ठीक है।
और मेन कंपाउंड्स ऑफ निकोटियाना प्लांट्स। ठीक है, अच्छा ये एसेंशियल क्यों आवश्यक हैं? एसेंशियल इन प्लांट डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स क्या करते हैं, इन प्लांट को खाते हैं ना, प्लांट्स किसी भी प्लांट्स को खा लेते हैं, लेकिन जो निकोटियाना टोबैकम है उसमें ये निकोटीन जो एल्कलाइड है उसकी वजह से जो हर्बीवोर्स हैं उसको खा नहीं पाते हैं, है ना। तो एक डिफेंस है हर्बीवोर्स के अगेंस्ट, ठीक है ना, कि हर्बीवोर्स इनको खाए ना, इसलिए गॉड ने उनको निकोटियाना एक केमिकल दे रखा है कि भाई इसको जब सूंघ जाएंगे वो फिर आपको नहीं खाएंगे, ठीक है ना। द मेन एल्कलाइड्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम क्या है? निकोटियाना टोबैकम का मेन एल्कलाइड है निकोटीन, एंड निकोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन कहाँ पे? निकोटीन का जो प्रोडक्शन होता है वो आपके रूट में होता है, यानी जो निकोटीन की बायोसिंथेसिस है वो रूट में होती है, और जो एक्यूमुलेशन है और जो ये जो रूट्स में प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद ये ट्रांसलोकेटेड हो जाता है, यानी यहाँ से स्थानांतरित हो जाता है और कहाँ चला जाता है? लीव्स पे। आपने देखा होगा क्या तंबाकू की जड़ें खाते हैं क्या लोग? तंबाकू की तो पत्तियाँ खाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि इसकी जो है बायोसिंथेसिस हो रही है कहाँ पे? रूट्स में हो रही हैं, लेकिन वहाँ से फिर प्लांट्स के जो वेसल्स हैं उसके थ्रू ट्रांसलोकेट हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, और कहाँ पे स्टोर हो जाता है? ये लीव्स में। तो इसका एक्यूमुलेशन लीव में होता है एंड बायोसिंथेसिस का कहाँ पे होता है? रूट्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनली प्रोड्यूस कहाँ से होता है? रूट से, और जो लीव्स हैं उसमें उसका स्टोरेज होता है। ये निकोटियाना टोबैकम की इमेज है। नेक्स्ट में है कि मूंगफली में कौन सा रोग होता है? मूंगफली में एक मेन डिजीज़ है, उसका नाम है टिक्का डिजीज़, ठीक है ना। जो टिक्का डिजीज़ है इज़ अ कॉमन डिजीज़, बहुत कॉमन डिजीज़ है ये, और ग्राउंड नट में ये मेनली होता है। इन ग्राउंड नट कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है? ये सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला, ठीक है ना। ये बहुत अजीब सा नाम है, सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला। ये एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का जो है फंगस है, फंगस की वजह से ये डिजीज़ होती है। और एक दूसरा इसका स्ट्रेन है वो है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा एंड एराचिडिकोला। दो जो पैथोजेंस हैं, जो फंगस हैं, उनकी वजह से ये डिजीज़ होती हैं, और उसकी वजह से जो मूंगफली है ना उसके पत्तियों पे इस टाइप के स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है ना। और ब्लैक स्पॉट्स, यदि पत्तियाँ काम की नहीं रहेगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आपकी मूंगफली भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत हार्म होता है। In the disease condition, many circular spots appears on the surface. Circular spots appear हो जाते हैं surface पे, and the conidia of the fungus present in soil or those present in, मतलब इसका जो कोनिडिया है, कोनिडिया का मतलब जिसके थ्रू जो है ये फंगस क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। तो वो जो है सॉइल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो इसको। और चैनल पे जो भी अदर वीडियोस हैं, हमारी प्लेलिस्ट आप जाके देखिए UKSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें जो है अभी तक 15 मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उनको आप देखिए, एंड उसको जो है क्या करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स once again, have a nice day, God bless you all.